करवाना और भी आसान था। इनर डिसाइपल बनने के बाद मुझे ढेर सारे रिसोर्सेज मिले। 10 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, एक जाइंट स्पिरिट पिल और एक सोर्ड टेक्निक। कमरे में आकर सब अपग्रेड पैनल में डाल दिया। फैंटम सोर्ड 3 पीसेस को फैंटम सोर्ड 6 पीसेस में अपग्रेड किया जा सकता था। एक दिन लगता, लेकिन 2 बार अपग्रेड होने पर कंप्लीट फैंटम सोर्ड टेक्निक बन जाती। फैंटम 3 स्वॉर्ड अपग्रेड पर लगाई, साथ में 5 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स भी अपग्रेड में डाले। बाकी 5 बैकअप के लिए रखे। तभी बाहर से आवाज आई। निकल कर देखा तो एक नौजवान था। ये जूनियर भाई, मेरा नाम दू जुनफे है। डू सीनियर भाई बुला सकते हो। स्पिरिट स्टोन्स पहुंचाने का एक मिशन है जिसमें हम दोनों को साथ जाना है। डू सीनियर भाई, शायद आपसे गलती हो रही है। मैं अभी इनर में नया हूं, कोई मिशन नहीं लिया। डू जुनफे के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई। ये छिही एल्डर का डायरेक्ट मिशन है, वो लुओ चेन के आदेश पर था, रास्ते में मुझे खत्म करने के लिए। ये जूनियर भाई, मिशन 3 दिन बाद है, तब आकर बता दूंगा। डू जुनफे के जाने के बाद मुझे समझ आ गया कि ये लुओ चेन का भेजा हुआ बंदा है। अभी उसे लगता था मैं कुछ नहीं जानता, तो मैं भी अनजान बना रहा। 3 दिन बाद डू जुनफे के साथ ग्रीन लोटस स्वॉर्ड सेक्ट की स्पिरिट स्टोन माइन पर जाऊंगा। वहां अगर डू जुनफे ने हाथ उठाया तो वो खुद खत्म हो जाएगा। डू जुनफे को मारने के बाद इसी बहाने बाहर निकलूंगा और तब तक बाहर रहूंगा जब तक लुओ चेन से लड़ने लायक ताकत ना आ जाए। उसके बाद ग्रीन लोटस स्वॉर्ड सेक्ट वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कन्वर्ट दिस चाइनीज वेब नॉवल ट्रांसक्रिप्ट इनटू नेचुरल कॉन्वर्जेशनल हिंदी सुटेबल फॉर एआई वॉइस ओवर, कीपिंग ऑल टाइम स्टैम्प्स इंटैक्ट। मुझे एक सही हथियार ढूंढना जरूरी था, इसलिए मैं सेक्ट के डिसाइपल्स वाले ट्रेडिंग स्क्वायर गया। 5 स्पिरिट स्टोन्स खर्च करके मैंने एक लो लेवल किंग लाइट स्वॉर्ड खरीदी, जिसे किंग ग्लो स्वॉर्ड में अपग्रेड किया जा सकता था और टाइम रहता था 3 घंटे। मैंने झट से अपग्रेड करने का फैसला किया और जल्दी से अपने केव में वापस लौट आया। जब तक फैंटम स्पिरिट स्वॉर्ड की अपग्रेडिंग पूरी नहीं होती, मैं अपनी कल्टीवेशन में लगा रहा और विंड राइडिंग स्वॉर्ड टेक्निक प्रैक्टिस करता रहा। इसी बीच चेन शीफेंग और दू जुनफेई लुओ चेन के सामने खड़े होकर बड़े आदर से अपना प्लान बता रहे थे। लुओ ब्रदर, मैंने सब अरेंज कर दिया है। 2 दिन बाद ये चेन सेट छोड़कर मेरे साथ मिशन पर जाएगा। रास्ते में लौटते वक्त मैं इसे मार दूंगा और सारा इल्जाम ब्लड डेमन सेट पर डाल दूंगा। मुझे बस इतना चाहिए कि ये चेन मर जाए, उसे कैसे मारना है ये तेरा काम है। ये एक कास्टिंग फाउंडेशन पिल है। मैं तो सोच रहा था कि तू नाइट चेन को मार दे, फिर तुझे दूंगा, पर अभी दे देता हूँ। उम्मीद है ये पिल दू ब्रदर को फाउंडेशन बनाने में मदद करेगी। दू जुनफेई खुशी से उछल पड़ा। थैंक्स लू ब्रदर। 2 दिन की सुबह को मुझे जेड वॉइड मिरर से एक मैसेज मिला। क्या किसी ने मूनलाइट सेक्रेट बॉडी के बारे में सुना है? हाँ सुना है। ये तो इननेट डाओ बॉडी जितना ही पावरफुल होता है, बस ये सिर्फ औरतों में मिलता है। रेड फ्रेंड, अगर आपने ये पूछा है तो जरूर आपके आसपास किसी में ये बॉडी टाइप मिला होगा। बहुत बढ़िया बात है, कंग्रेचुलेशंस। हाँ सही बात है, ये लड़की मेरी ही फैमिली की है। मैं इसे साउथ रीजन से वापस लाया हूँ। बस अफसोस की बात यह है कि इसकी इननेट बॉडी पहले से ही टूटी हुई है, वरना ये बहुत रेयर कल्टीवेशन टैलेंट होती। इननेट बॉडी ये किस कमीने ने तोड़ी, सच में बहुत वेस्ट हो गया। मूनलाइट सेक्रेट बॉडी की पावर इननेट डॉ बॉडी जैसी तभी होती है जब बॉडी ब्रेक ना हुई हो। अगर एक बार ब्रेक हो जाए तो बॉडी टाइप रहता तो है, पर बहुत कमजोर पड़ जाता है। अफसोस की बात है। दोस्तों, मैं बस ये पूछना चाहता था कि क्या इसको ठीक करने का कोई तरीका है? शायद नहीं होगा। फिक्स भी कर लें तो शायद कोई फायदा नहीं। मैंने ये सारी बातें पढ़ी और तुरंत मेरे दिमाग में सब कुछ क्लियर हो गया। इन्हें डाउ बॉडी इतनी पावरफुल होती है, मुझे एक सेफ जगह ढूंढकर खुद को आखिरी बार अपग्रेड करना जरूरी है। अगर इन्हें डाउ बॉडी मिल जाए तो कल्टीवेशन और तेज हो जाएगी। मुझे जल्दी से ईस्ट वाइल्डरनेस जाकर सूलियर को ढूंढना है और गोल्डन कोर रियलम पाने के बाद ही साउथ रीजन क्रॉस कर सकता हूँ। इन्हें डाउ बॉडी होने से गोल्डन कोर रियलम तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैंने एक रूमर सुना था, अगर मूनलाइट सीक्रेट बॉडी ब्रेक हो जाए तो वो किसी इनेट डाउ बॉडी वाले पार्टनर के साथ डाउ कंपेनियन बन सकती है। ड्यूल कल्टीवेशन से एक दूसरे की कमी पूरी कर सकते हैं। इस प्रोसेस में उसकी मूनलाइट सीक्रेट बॉडी फिर से रिकवर हो सकती है। थैंक्स फ्रेंड, ये खबर देने के लिए, पर इसे सीरियसली मत लेना, ये बस एक रूमर है, मुझे भी पता है। और वैसे भी इनेट डाउ बॉडी वाला पार्टनर ढूंढना कितना मुश्किल है। और मेरी फैमिली की वो लड़की, उसकी तो पहले से ही मॉडल वर्ल्ड में शादी हो गई है, हस्बैंड भी है। उसे देखकर लगता नहीं कि वो किसी और को चुनेगी। ये पढ़ते ही मुझे अचानक सू लियर की याद आई। क्या इस दुनिया में सच में इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है? क्या ये रेड फ्रेंड सू जिनशुआन हो सकता है? मुझे जल्दी से कल्टीवेशन में आगे बढ़ना है, फिर ईस्ट वाइल्डरनेस जाकर लियर को ढूंढना है। मैंने किंग ग्लो स्वॉर्ड को जेड वॉइड मिरर में रख दिया। तब तक डू जुनफे केव के गेट पर पहुंच गया था। ये ब्रदर, चलो निकलते हैं। हमें जिस स्पिरिट स्टोन माइन जाना था वो ग्रेट रोग डायनेस्टी में था। स्वॉर्ड फ्लाइंग से जाने में भी 7 दिन लगते। मैंने सिर हिलाया और वैसे ही किंग ग्लो स्वॉर्ड निकाली। दू जुनफे की तरह उस पर पैर रखकर खड़ा हो गया। अचानक हवा में आई स्वॉर्ड को देखकर दू जुनफे के मन में खुशी छा गई। इससे चेन के पास तो स्टोरेज मैजिक टूल भी है, ये तो उसके लिए एक सरप्राइज बोनस था। थोड़ी देर में हम अजोर लोटस स्वॉर्ड सेट की चल रही माइनिंग साइट पर पहुंच गए। यहाँ इंचार्ज एक 5th लेवल फाउंडेशन एल्डरसन थे। आइडेंटिटी कंफर्म करने के बाद एल्डरसन ने 4 स्टोरेज रिंग्स निकालकर हमें दी थी कि एक डिसाइपल भागते हुए आया। ब्लड डेमन सेक्ट के लोग अटैक कर रहे हैं। एल्डरसन का चेहरा सख्त हो गया। उसने ये मसला साइड में रख दिया और एक स्टेप में गायब हो गए। डू जुनफेई ने कुछ नहीं कहा, बस उनके पीछे चला गया। अब मेरे खिलाफ प्लान की तो बात ही छोड़ो, अगर ब्लड डेमन सेक्ट का कोई मास्टर आ गया और एल्डरसन उसका मुकाबला न कर पाए तो शायद वो भी ब्लड डेमन सेक्ट के हाथों मर जाए। मैंने स्टोरेज रिंग रख ली और बाहर निकल आया। बाहर हालात एजोर लोटस सेक्ट के लिए बहुत खराब थे। ठीक उस वक्त जब एल्डरसन कुछ नहीं कर पा रहे थे, एक पतली काली परत तेजी से बाहर निकली। माइन में मौजूद सारे एजोर लोटस सेक्ट डिसाइपल्स उस लड़की को देखकर खुशी से चिल्ला उठे। हाँ क्विन सीनियर सिस्टर, हम बच गए। मैंने देखा क्विन बिंगशुए के अटैक से ब्लड डेमन सेक्ट का वो एल्डर बेबस होकर पिटता रहा। मुझे थोड़ी राहत मिली। इस बार ब्लड डेमन सेक्ट के स्पिरिट माइन अटैक का खतरा टल गया लग रहा था।
क्विन बिंशुए को देखकर ब्लड डेमन सेक्ट के सारे कल्टिवेटर्स का चेहरा उतर गया। उनका लीडर एल्डर जोर से चिल्लाया, यहाँ तो एक फाउंडेशन कल्टिवेटर भी है, इन्फॉर्मेशन गलत थी, जल्दी पीछे हटो, अब आ गए हो तो यहीं हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। क्विन बिंशुए की बात खत्म होते ही उसने फैंटम स्पिरिट स्वॉर्ड टेक्निक का थर्ड स्वॉर्ड चलाया। ब्लड डेमन सेक्ट का एल्डर वहीं कट गया। क्विन बिंशुए ने ठंडे लहजे में कहा, एक भी नहीं बचेगा। फिर वो सबसे आगे होकर ब्लड डेमन सेक्ट डिसाइपल्स पर अटैक करने चली गई। जल्दी ही ब्लड डेमन सेक्ट के कई दर्जन डिसाइपल्स उस फाउंडेशन कल्टिवेटर के साथ सब खत्म हो गए। मामला सुलझने के बाद क्विन बिंशुए अकेली वहां से चली गई। पता नहीं वो माइन में रही या किसी और जगह गई। दू जुनफेई मुझे लेकर फिर से एल्डर सुन के पास गया माइन छोड़ने की इजाजत लेने के लिए, पर निकलते वक्त एल्डर सुन ने हमसे कहा कि 2 डिसाइपल्स जो बस फाउंडेशन में सफल हुए थे उन्हें साथ ले जाएं। दू जुनफेई को मजबूरी में मानना पड़ा, साथ में एक लड़का और एक लड़की लिया, क्योंकि दोनों ने अभी अभी फाउंडेशन किया था, इस वजह से वो फ्लाई नहीं कर सकते थे। तो दू जुनफेई और मुझे एक एक को ले जाना पड़ा। लियू पिंग पहले दू जुनफेई की फ्लाइंग शिप पर चढ़ गया। झाओ लिन थोड़ी देर हो गई तो उदास होकर मेरे पीछे आ गई। वो तो चाहती थी कि दू जुनफेई के करीब रहे, अगर वो उसे पसंद कर ले तो सेक्ट में जाने के बाद उसका स्टेटस भी इस वजह से ऊंचा हो जाएगा। दू जुनफेई की आंखों में एक चालाक चमक आई। चलो, फिर वो आगे की तरफ हवा में उड़ गया। ऐसे ही हम लोग दिन में चलते रहे और रात में रुकने की जगह ढूंढ लेते थे। ये ब्रदर, बस इस पर इस्तेमाल कर हथियार छोड़ दे और सरेंडर कर दे, मैं तुझे एक मौका दे सकता हूँ। मैं मुस्कुराया। दू जुनफेई, तुझे पता है कि मुझे मालूम था कि तू मुझ पर अटैक करेगा, फिर भी मैं तेरे साथ मिशन पर निकला। तुझे शक नहीं हुआ? ये चेन तू अभी अभी लेट स्टेज में पहुंचा है और इतना घमंड दिखा रहा है। अच्छा, अब मैं तुझे दिखाता हूँ तेरे और मेरे बीच का फर्क। ये बोलते ही उसने स्वॉर्ड लेकर मुझ पर अटैक किया। मेरे एक स्वॉर्ड स्ट्राइक से दू जुनफेई दूर जाकर गिर गया। तू इतना स्ट्रांग कैसे है? हम दोनों के बीच कोई दुश्मनी नहीं है, अगर मैं तेरा मैच नहीं हूं तो यहीं रुक जाते हैं। मैंने सिर हिलाया। तू सच में बेवकूफ है। एक स्वॉर्ड लाइट चमकते ही दू जुनफेई का डांटियन टूट गया। फिर मैंने उसका सारा सामान निकाल लिया। सेट मिशन की 4 स्टोरेज रिंग्स झाओ लिन को दे दी ताकि वो वापस जाकर रिपोर्ट कर सके। फिर मैं किसी और डायरेक्शन में उड़कर निकल गया। हवा में मैंने दू जुनफेई का पर्सनल सामान निकाला। बस 5 स्पिरिट स्टोन्स थे और एक फाउंडेशन कास्टिंग पिल, जिसे हेवनली फाउंडेशन कास्टिंग पिल में अपग्रेड किया जा सकता था। फिर मैं 3 दिन तक चलते चलते एक डायनेस्टी की मॉडल सिटी में पहुंचा। वहां एक छोटा सा घर खरीदकर मॉडल्स के बीच छिप गया और कल्टीवेशन करने लगा। 10 दिन बाद झाओ लिन सेट लौट गई। वो सफलता से आउटर डिसाइपल बन गई। जब उसने 4 स्टोरेज रिंग्स सेट एल्डर को सौंपी तो एल्डर हैरान हो गए और डिटेल में पूछताछ करने लगे। झाओ लिन ने कुछ नहीं छिपाया, जो भी जानती थी सब सच सच बता दिया। फिर झाओ लिन को एल्डर से पता चला कि उनके लिंगशी माउंटेन छोड़ने के थोड़ी देर बाद ही लिंगशी माउंटेन के स्पिरिट स्टोन माइन में फिर से बड़ी मुसीबत आई। ब्लड डेमन सेक्ट ने 5 फाउंडेशन कल्टिवेटर्स भेजे और एजोर लोटस स्वॉर्ड सेक्ट के सारे डिसाइपल्स मार डाले। एल्डर सुन भी इस मुसीबत से नहीं बच पाए। ये सुनते ही झाओ लिन के मन में डर बैठ गया। तो क्वीन सीनियर सिस्टर का क्या हुआ? एल्डर ने सिर हिलाते हुए हाथ से इशारा किया कि झाओ लिन जा सकती है क्वीन बिंशुए को लेकर, क्योंकि वो सेक्ट की टैलेंटेड डिसाइपल थी। सेक्ट उसकी बहुत परवाह करता था। बहुत पूछताछ के बाद पता चला कि ब्लड डेमन सेक्ट उसे पकड़ या मार नहीं पाया, क्योंकि फाइट में बहुत बुरी तरह से चोट खाने के बाद वो एक टेलीपोर्ट टोकन की मदद से किसी तरह बच निकली, पर उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। वो सेक्ट लौटी भी नहीं। अजोर लोटस स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर मो युआन स्वॉर्ड पूल पर सील लगाने के लिए लोगों की जरूरत थी और बाहर ब्लड डेमन सेक्ट की धमकी हमेशा बनी रहती थी। सच में अंदर और बाहर दोनों तरफ से मुसीबत थी। यह खबर जल्दी ही लो चेन के कानों तक पहुंची। वो थोड़ा चौंक गया। उसे लगा था कि ये चेन और दू जुनफेई दोनों ब्लड डेमन सेक्ट के हाथों मर गए होंगे, पर यह चेन तो मरा नहीं, बल्कि उसने दू जुनफेई को ही मार दिया। उसने मन में गाली दी, फिर सेक्ट छोड़कर निकल गया। इस बार उसके बाहर जाने के 2 मकसद थे। पहला, 100 देशों की धरती पर क्वीन बिंशुए का पता ढूंढना। दूसरा, अज्योर लोटस स्वॉर्ड सेक्ट की दूसरी स्पिरिट स्टोन माइन पर जाना ताकि ब्लड डेमन सेक्ट के अटैक से बचाव हो सके। 1 महीने कड़ी मेहनत के बाद मैं फाइनली आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग के बड़े स्टेज में पहुंच गया। आज रात पूर्णिमा थी। मुझे बाहर जाके ऑफरिंग्स खरीदनी थी। हालांकि अब आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग के बड़े स्टेज में आम बुरी ताकतों से डर नहीं था, पर जितना बच सके उतना बचना ही ठीक था। लेकिन जब मैं शाम को घर लौटा तो अचानक देखा घर में कोई आया हुआ है। दरवाजा खोलते ही एक तेज स्वॉर्ड मेरे सीने पर आ गई। स्वॉर्ड पकड़ने वाली एक लड़की थी। उसका शरीर बेहाल था, चेहरा पीला, और उसके शरीर से एक ठंडी सी आभा निकल रही थी जो दूर रहने का इशारा करती थी। और जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं पूरी तरह चौंक गया। ये तो अजोर लोटस स्वॉर्ड सेक्ट की ट्रू डिसाइपल क्वीन बिंशुए थी। हालांकि वो मुझ पर स्वॉर्ड ताने हुए थी, पर उसने अपनी ट्रू एनर्जी इस्तेमाल नहीं की। ना ही उसके मन में मारने का इरादा था, बल्कि स्वॉर्ड पकड़ने वाला उसका हाथ ही कांप रहा था। साफ था कि क्वीन बिंशुए बहुत बुरी तरह घायल थी। उसका कल्टीवेशन भी पूरी तरह खत्म हो गया था। मेरे कुछ बोलने से पहले ही क्वीन बिंशुए और हिम्मत नहीं जुटा सकी। वो धीरे धीरे जमीन पर गिर गई। बेहोश पड़ी क्वीन बिंशुए को देखकर मैं सोचा, क्या फिर से ब्लड डेमन सेक्ट ने अटैक किया? वरना क्वीन बिंशुए की कल्टीवेशन को देखते हुए कोई उसे ऐसे हाल में नहीं डाल सकता था। ये सोचकर मैंने उसे कमरे में ले जाकर लिटाया, फिर एक हीलिंग पिल निकालकर उसे दी। थोड़ा नुकसान तो हुआ, पर ठीक है, अभी के लिए उधार रखता हूँ। रात होते ही मैंने ऑफरिंग सजा दी और मेडिटेशन में बैठ गया। क्वीन बिंशुए बचेगी या नहीं, ये अब किस्मत पर ही था। आधी रात के बाद दरवाजे की झिर्री से अंदर अंधेरे की लहरें घर में आने लगी। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो एक बुरी ताकत है, पर वो अंधेरा ऑफरिंग्स की तरफ जा रहा था।
हालांकि उस बुरी ताकत ने अटैक नहीं किया, पर उसकी ऊर्जा से मेरे मन में भी थोड़ी बेचैनी सी पैदा हो गई। इस वजह से मुझे अपना मेथड चलाना पड़ा, खुद को शांत और फोकस रखने के लिए। तकरीबन एक अगरबत्ती जलने जितने वक्त में वो बुरी ताकत ऑफरिंग्स खाकर चली गई। उसी वक्त बेड पर लेटी क्वीन बिंगशुए अचानक हल्की सी आवाज़ देने लगी। मैंने देखा तो उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। इस वक्त क्वीन बिंगशु बिल्कुल भी आइस क्वीन वाली नहीं लग रही थी। उसके चेहरे और गर्दन की स्किन लाल हो गई थी, उसका टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा था। वो पहले से ही जख्मी थी, अब उस बुरी ताकत के असर ने भी उसे जकड़ लिया था। पता नहीं वो बच पाएगी या नहीं। सुबह होने के करीब क्वीन बिंगशुए आखिरकार शांत हो गई। उसके शरीर की गर्मी कम होने लगी, स्किन भी लाल से वापस ठंडी सफेद हो गई। दूसरे दिन उसका रंग ढंग कल से काफी बेहतर लग रहा था। मुझे भी थोड़ी राहत मिली। क्वीन बिंगशुए बच गई थी। 15 दिन बाद क्वीन बिंगशुए आखिरकार होश में आ गई। उसकी ठंडी नजरों ने मुझे देखा, पर वो कुछ नहीं बोली। क्वीन बिंगशुए होश में तो आ गई थी, पर उसकी बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई थी, इसलिए वो जल्दी जाने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि मेरे बेड पर ही कब्जा करके शांति से कल्टीवेशन करने लगी, अपनी पावर वापस पाने के लिए। ऐसे ही हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं पूछा, बस बिना कहे चुपचाप कल्टीवेशन करते रहे। 1 महीने बाद मैं फिर से ऑफरिंग्स खरीदने बाहर गया, और जब लौटा तो क्वीन बिंगशुए जा चुकी थी। पर कमरे की लकड़ी की मेज पर एक जेड बॉटल और एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी में ज्यादा कुछ नहीं लिखा था, बस इतना कि उसने एक हेल्पलाइन छोड़ी है जो मदद के वक्त इस्तेमाल करनी है, और उसमें डिटेल में लिखा था कि उस मदद को कैसे इस्तेमाल करना है। ये सब क्वीन बिंगशुए की तरफ से था। मेरे पास फाउंडेशन लेवल पास होने का अनुभव था। मैं हल्का सा मुस्कुराया। देखने में तो ठंडी सी दिखती है, पर सोच इतनी बारीक रखती है। लिफाफा संभाल कर रखने के बाद मैंने अंदर का सामान चेक किया। उसमें एक फाउंडेशन टिकट के साथ 2 इंक्रीमेंट टिकट भी थे। इंक्रीमेंट टिकट को मजबूत करके 5 खजाने वाली गोली बनाई जा सकती है। समय लगेगा 9 घंटे। मैंने मजबूत करने का ऑप्शन चुना और ध्यान में बैठ गया। आगे की साधना में 2-5 खजाने वाली गोलियों की मदद से मेरी प्रैक्टिस बहुत जल्दी एक मुश्किल मोड़ पर पहुंच गई। फाउंडेशन लेवल की तैयारी से पहले मैंने जेड शीशा निकाला और उसमें पूछा, कोई बुजुर्ग है जो फाउंडेशन लेवल पार करने का अनुभव शेयर करना चाहे। उसमें से बहुत सी बातें चिंग बिंगशुए के बताए अनुभव से मिलती थी। साफ है ये सब काम की बातें थी। फिर मैंने पुरानी सांस खींचने की कला निकाली। उसमें भी फाउंडेशन लेवल पार करने के कुछ तरीके लिखे थे। चिंग बिंगशुए और एक दोस्त के बताए अनुभव को मिलाकर समझने के बाद मैंने फाउंडेशन लेवल की तैयारी शुरू की। पुरानी सांस खींचने की कला में लिखा था, फाउंडेशन गोली एक साथ कई खाई जा सकती हैं, इससे कामयाबी के चांस बढ़ जाते हैं। बिना सोचे मैंने सारी गोलियां एक साथ निकल लीं। फिर मैंने अपने पास बची 5 टॉप क्वालिटी आत्मा पत्थर निकालकर अपने चारों तरफ रख दिए और 23 जेड क्रिस्टल चलाकर आसमान धरती की ऊर्जा खींचना शुरू किया। 7 दिन बाद मेरे दंतियान में सारी ऊर्जा सच्चे तत्व में बदल गई। फाउंडेशन लेवल पूरा हो गया। अब मेरे पास साधना का कोई संसाधन नहीं बचा था, तो मैंने फैनलिंग छठी तलवार की साधना शुरू कर दी। फैनलिंग छठी तलवार सीखते समय तलवार के अनुभव बढ़ने से हवा पर सवार तलवार कला भी 5वें स्तर तक पहुंच गई। अब मुझे लगता है लोचन मेरे सामने कुछ भी नहीं। सबसे जरूरी बात, अब मेरे पास साधना का कोई संसाधन नहीं बचा। अब संप्रदाय लौटने का समय आ गया है। छिंगियन तलवार संप्रदाय में लिन्यूजियाओ ने मेरे दिए हुए शुआनजियन रास्ते की कला से साधना में सफलता पाई, और अब वो एक शुरुआती क्वीज साधक बन गई है। फिर लिन्यूजियाओ संप्रदाय के प्रमोशन सेंटर पहुंची बाहरी शिष्य बनने के लिए, पर उसकी सुंदरता ने उसे थोड़ी मुसीबत में डाल दिया। सेंटर के लियू अधिकारी ने जब लिन्यूजियाओ को देखा तो वो हैरान रह गया। उसके मन में गलत सोच आ गई। अगर लिन्यूजियाओ पहले से संप्रदाय की रेगुलर शिष्य होती तो वो ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं करता, पर वो तो सिर्फ एक साधारण काम करने वाली शिष्य थी, और वो एक मामूली बाहरी शिष्य के साथ ही पहाड़ में आई थी। इससे उसका दिल और भी बेफिक्र हो गया। इसलिए लियो अधिकारी ने लिन्यूजियाओ की बाहरी शिष्य बनने की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। लिन्यूजियाओ ये सुनकर हैरान रह गई। सीनियर भाई, संप्रदाय का नियम तो है, कोई भी काम करने वाला शिष्य सफलता पाए तो बाहरी शिष्य बन सकता है। लियो अधिकारी ने गहरी नजर से लिन्यूजियाओ को देखा। नियम तो है सही, पर हर कोई बाहरी शिष्य नहीं बन सकता। सच बताऊं, सीनियर भाई को तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया है। अगर तुम मेरी औरत बनने को मानो तो बाहरी शिष्य की बात तो छोड़ो, अंदरूनी शिष्य जैसा साधना संसाधन हर महीने तुम्हें मिलेगा। लिन्यूजियाओ फौरन समझ गई, पर सामने वाले की पावर बड़ी थी, इसलिए वो ज्यादा नाराज नहीं कर सकती थी। सीनियर भाई, मुझे इस बारे में थोड़ा सोचने दो। जब चाहो मेरे पास आ सकती हो। यह समझ लो, बिना साधना के संसाधन के सिर्फ खुद से साधना करना बहुत मुश्किल है। लिन्यूजियाओ ने मुश्किल से सिर हिलाया और पीठ फेर कर चली गई। बाहरी शिष्य न बन पाने से लिन्यूजियाओ बहुत निराश हो गई। मन में थोड़ी तकलीफ भी थी, पर यह बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। उसने गहरी सांस ली, अपने मन को शांत किया और लियू अधिकारी की बात भूल गई। दूसरे दिन लिन्यूजियाओ बकेट लेकर किताबों के स्टोर में काम कर रही थी। हर शिष्य के आने पर वो एक नजर देखती, फिर मन में हंसती, अगर वो आ भी जाए तो क्या फायदा, क्या वो मेरी मदद करेगा। लिन्यूजियाओ को अचानक एक नया काम मिला। दूसरी पहाड़ी पर जाकर एक गुफा साफ करनी थी। जब वो वहां पहुंची तो देखा लियू अधिकारी मुस्कुराते हुए उसे देख रहा है। मिस लिन, बहुत दिन हो गए, उस बात के बारे में क्या सोचा। लियू अधिकारी को देखकर लिन्यूजियाओ का मन बैठ गया। सीनियर भाई, ये मेरी जिंदगी का बड़ा फैसला है, इसलिए थोड़ा और समय चाहिए। तुम पहले जाकर मेरी साधना गुफा साफ करो। लिन्यूजियाओ की गुफा में जाने के बाद लियू अधिकारी बुरी मुस्कान के साथ उसके पीछे चला गया। मिस लिन, अब और क्या सोचना, मेरी औरत बन जाओ, फिर साधना संसाधन की कोई कमी नहीं होगी। लिन्यूजियाओ को लियू अधिकारी की आदतें पता थी। उसने जल्दी से एक तरीका सोच लिया। सीनियर भाई, सच बताऊं, मैं आपकी बात नहीं मान सकती, क्योंकि मेरा पहले से एक पति है। मैं छिंगलियन तलवार संप्रदाय इसलिए आई हूँ ताकि उन्हें ढूंढ सकूं। तुम्हारा पति कौन है? क्या वो छिंगलियन तलवार संप्रदाय का शिष्य है? उनका नाम यचेन है। वो छिंगलियन तलवार संप्रदाय का ही शिष्य है। लियो अधिकारी को यह नाम बिल्कुल अनजाना लगा, पर सुरक्षा के लिए उसने पहले पता लगाना ठीक समझा।
अगर वो सच में संप्रदाय का शिष्य है और टैलेंटेड भी है तो उसे पीछे हटना होगा। आजकल छिंगलियम तलवार संप्रदाय और ब्लड ईगल सेक्ट में बड़ी लड़ाई चल रही है। हो सकता है एचेन बाहर मारा गया हो। ऐसा हुआ तो ये सुंदरी लिन्यूजियाओ उसके हाथों से नहीं बच पाएगी। इसी दौरान मैं संप्रदाय लौटा। फाउंडेशन लेवल की साधना ने तुरंत संप्रदाय के बड़े लोगों का ध्यान खींचा। एक एल्डर ने मुझसे पूछा, क्या मैं सच्चा शिष्य बनना चाहूंगा? मैंने अभी मिला अंदरूनी संसाधन संभाल कर सिर हिलाया। तो ठीक है, वो एल्डर आपको जहमत देता हूँ। वो एल्डर हल्के से मुस्कुराए। वो मुझे संप्रदाय की परीक्षा में लेकर जाने वाले थे। अगर मैं परीक्षा पास कर लूं तो छिंगलियम तलवार संप्रदाय के कुछ ही सच्चे शिष्यों में से एक बन जाऊंगा। ये खबर जल्दी ही छिंगलियम तलवार संप्रदाय में फैल गई और थोड़े ही समय में यचेन का नाम पूरे संप्रदाय में मशहूर हो गया। अगर वो परीक्षा पास कर ले तो वो बनेगा छिंगलियम तलवार संप्रदाय का 5वां सच्चा शिष्य। लियो अधिकारी ने यह खबर सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। अगर यचेन इतना टैलेंटेड है तो लिन्यूजियाओ को उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। असल में यचेन अंदरूनी शिष्य बनने के बाद से बाहरी साधना कर रहा था और अभी संप्रदाय लौटा था। लियो अधिकारी ने डर से अपना सीना थपथपाया। अच्छा हुआ बच गया। जब वो अपनी गुफा लौटा तो लिन्यूजियाओ उसकी गुफा साफ कर चुकी थी। उसने एक जेट बोतल निकाली। मिस लिन, बहुत मेहनत की तुमने। इसमें 20 आत्मा इकट्ठा करने वाली गोलियां हैं, मैंने अपने लिए रखी थी। अब ये तुम्हारी मेहनत का इनाम समझो। लियो के बदले हुए रवैये को देखकर लिन्यूजियाओ को वजह तो नहीं पता थी, पर अपनी समझ से वो जल्दी समझ गई कि इसका यचेन से कुछ खास संबंध है। हाँ मिस लिन, ये है आपका बाहरी शिष्य का पहचान टोकन। अब से आप छिंगलियम तलवार संप्रदाय की रेगुलर शिष्य हो। इसे लेकर संप्रदाय के संसाधन केंद्र से साधना संसाधन ले सकती हो। सीनियर भाई, लिन छोटी बहन, मेरे मन में भी थोड़ी गलत सोच आ गई थी। अच्छा हुआ मैं समय रहते समझ गया, बड़ी गलती होने से बच गई। उम्मीद है छोटी बहन इस बात को लेकर मुझसे नाराज नहीं होंगी। लिन्यूजियाओ चाहती तो थोड़ा गुस्सा दिखा सकती थी, पर सामने वाला कुछ बुरा कर सकता है ये सोचकर वो सिर्फ मुस्कुराई। सीनियर भाई, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। फिर लिन्यूजियाओ अपने पति यचेन को ढूंढने का बहाना बनाकर लियो अधिकारी के पहाड़ से निकल गई। मैं वू एल्डर के साथ फ्लाइंग सोर्ड पहाड़ पर पहुंचा। वो एल्डर ने मुझे सच्चे शिष्य की परीक्षा के बारे में बताया। पहला चरण है आसमानी तलवार चक्र, संप्रदाय की रक्षा वाले बड़े चक्र का हल्का रूप। दूसरा चरण है एक पुतले से लड़ाई, सामने वाला फाउंडेशन लेवल का तलवार मास्टर पुतला होगा। तीसरा चरण है एक राक्षस को मारना। तीनों चरण पार करने पर ही सच्चा शिष्य बनेंगे। जैसे ही मैं तलवार चक्र में कदम रखा, देखने वाले शिष्यों में बातें होने लगी। देखो यही है यचेन जो अभी फाउंडेशन लेवल बना है। कितना छोटा है, शायद 20 साल का भी नहीं। उसने मेरा फायदा उठाया और अब जवाबदारी से बच रहा है, पर फिर भी मैं उसे देखे बिना नहीं रह सकती। ये कैसे हो सकता है? सच में यही है। ये तो आम साधक के रूप में संप्रदाय में आया था, सिर्फ क्वी की शुरुआत वाला। अब कुछ ही महीनों में फाउंडेशन लेवल पार कर लिया। इतनी तेजी से तो मेरा भाई भी नहीं पहुंचा। वो तलवार चक्र की तरफ देखता रहा, फिर थोड़ी देर बाद मुड़कर तेजी से चला गया। अब जब वो फाउंडेशन लेवल बन गया है और मेरा भाई संप्रदाय में नहीं है, तो जल्दी से भाई को ढूंढना होगा। मैं उड़ती तलवारों के बीच से इस तरह निकला जैसे मछली पानी में तैरती है। हर तलवार बस छूकर निकल गई, कोई वार नहीं लगा। वाह, इस बच्चे में टैलेंट है, ये मेरे शिष्य बनने के लायक है। इतने कम समय में न सिर्फ फाउंडेशन लेवल पार किया, बल्कि तलवार चलाने की कला भी कमाल की हो गई। इसकी काबिलियत और सही ट्रेनिंग मिले तो ये भविष्य में संप्रदाय की बड़ी ताकत बनेगा। सीनियर भाई, इसके टैलेंट को देखते हुए आपकी ट्रेनिंग इसके लायक नहीं, बेहतर होगा यचेन मेरा शिष्य बने। मेरी ट्रेनिंग ज्यादा सही रहेगी। तीसरे एल्डर की आंखों में चमक आई। दोनों सीनियर भाई, मुझे लगता है यचेन की स्टाइल देखते हुए उसे जूनियर भाई के नाम करना सही रहेगा। संप्रदाय में सालों से कोई अच्छा टैलेंट नहीं आया, अब जब इतना खास शिष्य मिला है तो हर कोई उसे अपना शिष्य बनाना चाहता है। सोचा नहीं था पहला चरण तुम्हारे लिए इतना आसान होगा। बताओ तलवार चलाने की कला किस स्तर तक सीखी है? शिष्य ने 9वें स्तर तक सीखा है। सिर्फ 9वां स्तर? मैं तो सोच रहा था तुमने इसे पूरी तरह सीख लिया होगा। अब आता है पुतले से तलवार लड़ाई। ये असली लड़ाई की काबिलियत परखेगा। पुतले को पूरी तरह दबाने के लिए फैनलिंग 3 तलवार समझना जरूरी है, तभी इसे पार करने का मौका मिलेगा। मैं मैदान में उतरा, फैनलिंग 3 तलवार एक के बाद एक चलाई। पुतला पूरी तरह दब गया और थोड़ी देर में ही दूसरा चरण पार हो गया। तीसरे चरण में तीसरे स्तर के राक्षस से लड़ना था। जैसे ही मैंने घेरे में कदम रखा, चांदी जैसा भेड़िया राक्षस सीधा मुझ पर झपटा। मैंने सांस रोककर ध्यान लगाया, हाथ उठाकर एक वार किया। तेज तलवार ऊर्जा निकली। भेड़िया राक्षस ने खतरा महसूस करते हुए उसकी शक्ति घेरे में बढ़ने लगी। ये तो लेवल बढ़ रहा है। यहाँ छिंगलियम तलवार संप्रदाय का इलाका है, पर एल्डरों के आने से पहले मेरे पास इस फाउंडेशन लेवल राक्षस को मारने का पूरा समय है। बड़े एल्डर अचानक खड़े हो गए, चेहरा बदल गया। भेड़िया राक्षस लेवल बढ़ा रहा है, यचेन खतरे में है। राक्षस का लेवल बढ़ने से उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। बात पूरी होने से पहले ही ली छिंगछू उड़कर निकल गई। जब भेड़िया राक्षस मेरे गले की तरफ झपटा, मेरे चारों तरफ एक साथ ढेरों तलवार ऊर्जा की रोशनी चमकी। फिर वो एक तलवार बनकर राक्षस की तरफ बढ़ी। राक्षस दर्द से चिल्लाया, फिर अचानक आवाज रुक गई। उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। आसमान से एक तेज तलवार आई और मर चुके राक्षस के शरीर में जा घुसी। घेरे के अंदर हुई इस घटना को देखकर सारे शिष्य हैरान रह गए। थोड़ी खामोशी के बाद बातें फिर शुरू हो गईं। वो जो चांद काटने वाला वार था वो यचेन ने किया था। उसने चौथे स्तर के भेड़िया राक्षस को मार डाला। नहीं नहीं, वो तो संप्रदाय प्रमुख ने बचाया। देखो संप्रदाय प्रमुख आ गए, वो इतना ताकतवर है, अब समझ आया पहले क्यों। वो एल्डर तेजी से आगे आए, लिछिंछो के सामने झुककर सलाम किया।
यचन, क्या तुम मुझे अपना गुरु मानना चाहोगे? यचन ने बिना सोचे फौरन गुरु बनाने की रस्म पूरी की। शिष्य गुरुजी को प्रणाम करता है। फिर ली छिंचो मुझे छिंगियन तलवार संप्रदाय की मुख्य चोटी पर ले गए। साधना के रास्ते समझाने लगे। गुरुजी का मार्गदर्शन सच में गहरा है। इस बार बहुत कुछ समझ आया। अगर ध्यान में बैठकर साधना की जाए तो फाउंडेशन लेवल का दूसरा स्तर जरूर पार हो जाएगा। ली छिंचो ने तलवार यचेन की तरफ बढ़ाई। ये एक स्पिरिट लेवल की कीमती तलवार है। नाम है शीतल। सालों तक मेरे साथ रही है। अब ये तुम्हें देता हूँ, इसे अच्छे से रखना। यचेन ने दोनों हाथों से तलवार ली। खुशी छुपा नहीं पाया। धन्यवाद गुरुजी। यचेन, बताओ तुमने भेड़िया राक्षस को मारने के लिए कौन सी तलवार कला इस्तेमाल की? ये छिंगलियन तलवार संप्रदाय की कला नहीं लगती, पर फैनलिंग तीन तलवार से कहीं गहरा संबंध भी लगता है। यचेन शांति से बोला, गुरुजी, ये फैनलिंग तीन तलवार को समझने के बाद शिष्य ने खुद बनाई एक तलवार कला है। नाम है मन का चांद। इसे फैनलिंग तलवार कला की चौथी तलवार भी कह सकते हैं। इस बच्चे का टैलेंट तो डरावना है। मैंने सालों तलवार कला सीखी, खुद कुछ कलाएं भी बनाई, पर वो फैनलिंग तीन तलवार के सामने कुछ भी नहीं थी। ये तो फैनलिंग तीन तलवार को समझकर खुद चौथी तलवार बना लाया। ये कितना बड़ा तलवार टैलेंट है। मैं तो सोच रहा था ये टैलेंटेड है, पर ये तो असली में दुर्लभ टैलेंट निकला। छिंगलियन तलवार संप्रदाय को तो खजाना मिल गया। क्या तुम एक बार फिर दिखा सकते हो? मैंने सिर हिलाया और सच्चा तत्व चलाकर नीली किरण तलवार निकालकर ये कला दिखाने लगा। ली छिंचो ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी और गहरी हो गई। वाह, ये तलवार चाल तो फैनलिंग तीन तलवार से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। यचेन, तुमने जो ये नई तलवार कला बनाई है, ये फैनलिंग तीन तलवार के साथ बिल्कुल मिल जाती है। अगर इसे फैनलिंग तीन तलवार में जोड़ दिया जाए और ये फैनलिंग चार तलवार बन जाए तो संप्रदाय के मुख्य शिष्यों को सिखाने से संप्रदाय की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। बस ये जानना है, क्या तुम ये कला संप्रदाय को सौंपना चाहोगे? मेरे पास अभी पांचवीं, छठी और मजबूत करने के बाद तीन और तलवार चालें बाकी हैं। चौथी वाली देकर कुछ साधना संसाधन ले लूं, इसमें बुरा क्या है? 1 लाख टॉप क्वालिटी आत्मा पत्थर। 1 लाख टॉप क्वालिटी आत्मा पत्थर, ये तो सोचने से भी ज्यादा है। धन्यवाद गुरुजी। शिष्य 1 महीने बाद फिर व्यापार करने आया। मैं एक सुनसान पहाड़ी पर पहुंचा। सच्चे शिष्य को अपनी अलग चोटी मिल जाती है। मैंने इसका नाम लूमिंग चोटी रखा। फिर अपनी गुफा में जाकर फैनलिंग चौथी तलवार मन का चांद लिखना शुरू किया। 20 दिन बाद मेरी साधना भी फाउंडेशन लेवल के दूसरे स्तर पर पहुंच गई और तय समय भी आ गया। मैं फौरन छिन्नियन तलवार संप्रदाय की मुख्य चोटी की तरफ चल पड़ा। 1 महीने में ही ये फाउंडेशन लेवल पहले स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंच गया। ये रफ्तार तो पिंगशु भी फाउंडेशन लेवल में 1 महीने में एक स्तर नहीं चढ़ पाई। ये बच्चा सिर्फ टैलेंटेड नहीं, साधना का टैलेंट भी कमाल का है। गुरुजी, ये है फैनलिंग चौथी तलवार का मंत्र। 1 लाख टॉप आत्मा पत्थर, गिन लीजिए। धन्यवाद गुरुजी। गुफा लौटकर मैंने दवाई गोलियों से साधना शुरू की, पर वो खत्म हो गई। सिर्फ आत्मा पत्थर से साधना की रफ्तार बहुत धीमी है। मुझे जल्दी से गोल्डन कोर लेवल तक पहुंचना है, फिर जोन पार करके सूर्य को ढूंढना है। मुझे रफ्तार पर पूरा ध्यान देना होगा। छिंगलियन तलवार संप्रदाय एक तलवार साधकों का संप्रदाय है। यहाँ दवाई बनाने वाला कोई नहीं। सुना है चिंगशुन में इनके पास एक व्यापार बाजार है जहाँ बेस्ट आत्मा पत्थर से दवाई खरीदी जा सकती है। शिष्य गुरुजी को प्रणाम करता है। बिंगोशे, तुम्हारा घाव और साधना कैसी ठीक हुई? गुरुजी के उपचार गोली की वजह से शिष्य का घाव और साधना बहुत जल्दी ठीक हो गई। ये देखो। छिंग बिंगशुए ने वो ले लिया, अपनी आत्मा से उसे थोड़ी देर जांचा, फिर हैरानी से बोली, कितनी गहरी तलवार कला है। अगर इसे पूरी तरह समझ लिया जाए तो ये बहुत बड़ा हमला बन सकता है। गुरुजी, ये है फैनलिंग तलवार कला की चौथी तलवार, मन का चांद। गुरुजी, फैनलिंग तलवार कला में तो सिर्फ 3 तलवार थी, क्या ये चौथी तलवार आपने खुद बनाई है? ये चौथी तलवार सच में किसी ने खुद बनाई है, और वो मैं नहीं हूँ। तो फिर कौन? ये अभी तुम्हारा छोटा शिष्य भाई है, नाम है यचेन। उन्होंने यचेन के परीक्षा में एक चौथे स्तर के भेड़िया राक्षस को मारने की कहानी छोटे में बताई। आखिरी चरण में भेड़िया राक्षस अचानक चौथे स्तर पर पहुंच गया। खतरे की उस घड़ी में यचेन ने इसी तलवार कला से एक ही वार में राक्षस को मार गिराया। चौथे स्तर का भेड़िया राक्षस फाउंडेशन लेवल 5वें स्तर के बराबर होता है। मैं भी एक वार में उसे नहीं मार पाता। ये कैसे कर सकता है? वो तो अभी हाल ही में फाउंडेशन लेवल में आया है। ये इतनी गहरी तलवार कला कैसे बना सकता है? मैंने इस तलवार को फैनलिंग तलवार कला में जोड़कर फैनलिंग चौथी तलवार बना दिया है। ये तलवार बहुत गहरी और ताकतवर है। अगर तुम इसे समझ लो तो तुम्हारी ताकत और बढ़ जाएगी। इसी समय छिंगनियन तलवार संप्रदाय के अड्डे पर लुओचन और लुओशुंग बात कर रहे थे। भाई, ये यचेन तो अब सच्चा शिष्य बन गया। अब उसे हटाने का मौका लगता है खत्म हो गया। फिर भी तुम उसे हटाने की सोच रहे हो। उसकी अब की पहचान देखते हुए अगर वो तुम्हें हटाना चाहे तो ये बहुत आसान है भाई। तुम हो तो वो इतनी हिम्मत नहीं करेगा। उसकी साधना की रफ्तार और संप्रदाय का सपोर्ट देखकर कुछ सालों में ही उसकी ताकत मुझसे आगे निकल जाएगी। फिर तुम्हें लगता है वो तुम्हारी इज्जत रखेगा? भाई, यचेन से निपटने का मेरे पास एक अच्छा तरीका है। कौन सा तरीका? पहले भाई ने दो भाई को रास्ते में यचेन को मारने भेजा था, पर दो भाई ही उसके हाथों मर गया। हम इसी बात को आधार बनाकर संप्रदाय को बता सकते हैं कि यचेन ब्लड इविल सेक्ट का जासूस है। यचेन जब लिंगशी पहाड़ की खदान पर गया तो खदान पर हमला हुआ, और उसके जाने के बाद खदान पर ब्लड इविल सेक्ट ने कब्जा कर लिया। सुमनाओ एल्डर मारे गए और छिनशियोंग बुरी तरह जख्मी हो गए। ये सब हम यचेन के सिर डाल सकते हैं। ये उसने ही खबर दी, जिससे ब्लड इविल सेक्ट को पता चला कि खदान पर छिन सीनियर सिस्टर मौजूद है। इसलिए उन्होंने फाउंडेशन लेवल के कई साधक भेज दिए घेरने के लिए। बाद में दू भाई और लियोपिंग की मौत को भी ऐसे बताया जा सकता है कि उन दोनों को यचेन का ब्लड इविल सेक्ट जासूस होने का राज पता चल गया था, इसलिए उन्हें खत्म कर दिया गया। ये सुनकर लुओचन की आंखों में चमक आई। उसने अपने कपड़ों से एक संदेश पत्र निकाला और अपनी आत्मा शक्ति उसमें डाली। तुम्हारे छिंगनियन तलवार संप्रदाय में एक टैलेंटेड शिष्य आया है। अगर उसे बढ़ने दिया
तो वो बड़ी मुसीबत बन सकता है। तुम्हें काम दिया जाता है, किसी तरह उसे खत्म करो। तुमने जो प्लान बताया है मुझे लगता है उसे लागू किया जा सकता है, पर इसमें बहुत सी कमियां हैं। अच्छे से प्लान बनाना होगा और कुछ सबूत भी बनाने होंगे। हाँ, और वो जॉलिन नाम की लड़की है, उसका इस्तेमाल करके ये चेन के ब्लड एविल सेक्ट जासूस होने का पक्का सबूत बनाया जा सकता है। इसी दौरान मैं बाजार में घूमते घूमते एक शानदार सजी हुई दुकान में पहुंचा। दुकान का माहौल बहुत खूबसूरत था। कई काउंटरों पर जेड की बोतलें रखी थी। छिंगशुएन मीन की पोशाक पहने एक लड़की शिष्य मेरे पास आई। भाई, आपको क्या चाहिए? मुझे ज्वाइनिंग टिकट चाहिए। ये सुनते ही दुकान में सबकी निगाहें मुझ पर आ गईं, क्योंकि आपको 50 ज्वाइनिंग टिकट चाहिए। ये तो छोटी रकम नहीं है। बताइए आप किस चीज़ से व्यापार करना चाहेंगे? मैंने टॉप क्वालिटी आत्मा पत्थर निकालकर उसके सामने रखा। लड़की की आंखों में हैरानी आई। अगर टॉप क्वालिटी आत्मा पत्थर से लेना है तो 125 चाहिए होंगे। मैंने आत्मा पत्थर निकालकर मेज पर रख दिए। भाई, इस लकड़ी के डिब्बे में आपका ज्वाइनिंग टिकट है, पहले गिन लीजिए। अगर सही निकले तो व्यापार पूरा हो जाएगा। मुझे 100 जूलिंग गोली भी चाहिए। ये कहकर मैंने 10 और टॉप क्वालिटी आत्मा पत्थर निकाले। लड़की संभल गई, तुरंत एक और लकड़ी का डिब्बा लेकर आई। भाई, ये है जूलिंग गोली, संभाल कर रखें। भाई, बाहर बहुत लोग आपकी नजर रख रहे हैं। अगर आप आगे से बाहर गए तो दुकान से निकलते ही आपको घेर कर लूट लिया जाएगा। दुकान में पीछे का एक दरवाजा है भाई, वहां से जा सकते हैं। इस तरह उन्हें पता नहीं चलेगा कि आप कब निकले और वो पीछा भी नहीं कर पाएंगे। मैंने थोड़ा सोचा, फिर बोला, तो ठीक है छोटी बहन, रास्ता दिखाओ। लड़की मुझे अंदर के कमरे से ले गई। एक छोटा दरवाजा खोला, बाहर एक सुनसान गली थी। लड़की किनारे हट गई। भाई, यहाँ से जाइए, 2 गलियां पार करके आप बाजार से बाहर निकल जाएंगे। धन्यवाद कहकर मैं चला गया। दरवाजा बंद करके वापस दुकान के हॉल में आई। फूतियान काउंटर के पास खड़ा था। लड़की मुस्कुराई, हल्के से सिर हिलाया। फूतियान ने मुंह से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ इशारा किया, फिर मुड़कर तेजी से दुकान से बाहर निकल गया। उस आदमी के पास 50 ज्वाइनिंग टिकट और 100 से ज्यादा जूलिंग गोली है। शायद कुछ टॉप क्वालिटी आत्मा पत्थर भी हो। अगर फू भाई को ये मिल जाए तो हमारे रिश्ते को देखते हुए मुझे भी कुछ फायदा जरूर मिलेगा। चिंगचुआन बाजार से निकलते वक्त मुझे पीछे एक छोटी पूंछ लगी हुई महसूस हुई। उसकी साधना फाउंडेशन लेवल 4थे स्तर की थी। लगता है उसने मुझे मोटा शिकार समझ लिया था। चलो ठीक है, मुझे भी अपनी ताकत आजमानी है। हम दोनों आगे पीछे उड़ते हुए 2 घंटे बाद एक सुनसान और वीराने इलाके में पहुंचे। फूतियान अचानक तेजी से आगे आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। दोस्त, यहाँ की जगह तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी कब्र के लिए एकदम सही। क्या कहते हो? मुझे तो ठीक नहीं लगती। अगर आपको पसंद नहीं तो यहीं हमेशा के लिए सो जाओ। मेरे चारों तरफ सच्चा तत्व फट पड़ा और शीतल आसमान तलवार तुरंत मेरे हाथ में आ गई। उसकी चांदी जैसी चमक चारों तरफ फैल गई। फूतियान का घमंडी चेहरा एक पल में लालची और गर्म हो गया। स्पिरिट लेवल की कीमती तलवार। सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास सिर्फ टॉप क्वालिटी आत्मा पत्थर ही नहीं, ऐसी चीज भी है। तुम्हें मारकर ये सब मेरा हो जाएगा। मरने से पहले एक बात पूछूं, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहां से निकल रहा हूँ? हाँ हाँ, जो लड़की तुम्हें पीछे के दरवाजे से लेकर गई थी वो तो मेरी अपनी औरत है। वो तुम्हारे लिए नहीं सोच रही थी, बस डर रही थी कि कोई और इस मोटे शिकार को छीन ले जाएगा। ओ ऐसा है तो फिर शुरू करो। मैंने और बात नहीं की, तलवार उठाई और हमला कर दिया। फूतियान ने सोचा था मुझ जैसे फाउंडेशन लेवल दूसरे स्तर वाले को आसानी से दबा देगा, पर कुछ दर्जन वार के बाद उसका चेहरा घबराहट से बदलने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो चौथे स्तर का होकर भी मुझसे दबा जा रहा है। अंदर के डर ने उसे और परेशान कर दिया। उसकी आंखों में दर्द की चमक आई। उसने अपने थैले से एक खतरनाक ताकत वाला ताजा निकाला। सच्चा तत्व हवा में एक बड़े पहाड़ की तरह जमाने लगा। तुमने ही मुझे मजबूर किया। यह है दबाने वाला। ये उसका आखिरी हथियार था। पहाड़ का दबाव ताजा। इसकी ताकत फाउंडेशन लेवल के आखिरी स्तर से भी टक्कर ले सकती थी। विशाल सच्चा तत्व का पहाड़ मेरी ओर बढ़ने लगा। कोई और होता तो उम्मीद छोड़ देता, पर मेरे हाथ में शीतल आसमान तलवार थी। मैंने सीधा फैनलिंग चौथी तलवार मन का चांद चला दी। एक चांद की तरह काटती लहर निकली और एक भयानक आवाज के साथ वो विशाल पहाड़ एक ही बार में टूट गया। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी। मुझे तुम्हारी तरफ हाथ नहीं उठाना चाहिए था। छिंगशुएनमेन की इज्जत के नाम पर मुझे एक बार छोड़ दो। अब माफी मांग रहे हो। मेरी नज़र में मारने का इरादा बिल्कुल कम नहीं हुआ। फूतियान माफी मांगता रहा, बेकार था। वो लड़ने की हिम्मत भी जुटा चाहता था, पर डर ने उसे पहले ही तोड़ दिया था। मैंने एक वार से उसका गला काट दिया, उसकी जान ले ली। फूतियान मरने से पहले की निगाहों में सिर्फ पछतावा था। शायद उसे आखिर तक समझ नहीं आया कि उसने किससे टक्कर ली थी। मैंने उसका थैला उठा लिया और आग लगाकर उसका नामो निशान मिटा दिया। आसपास सुरक्षित होने का यकीन करके मैंने नकाब उतारा और आसमान में गायब हो गया। 1 घंटे उड़ने के बाद मुझे आराम मिला। फूतियान के थैले की चीजें देखी। हालांकि दवाई और गोलियां काफी थीं, पर सबसे ज्यादा दिल को छू गई वो 2 किताबें। जब मैंने छिंगशुएन मंत्र खोला तो सिस्टम की आवाज सुनकर मैं वहीं ठहर गया। चीज छिंगशुएन मंत्र मजबूत कर सकते हैं एक बार, समय 3 घंटे। नतीजा निकला छिंगशुएन सूत्र। क्या मतलब मैंने पहले जो कला छीनी थी वो छिंगशुएन मेन से ही थी, पर यह चेन तो पहले ही मर चुका। ये सुराग यहीं खत्म हो गया। मैंने और गहराई में जाने की जरूरत नहीं समझी, और वो दवाई बनाने वाली किताब सिस्टम ने मजबूत करके दवाई बनाने का चित्र संग्रह बना दिया। यही मुझे अभी सबसे ज्यादा चाहिए था। सामान संभाल कर मैं फौरन संप्रदाय नहीं लौटा, बल्कि अपने इंसानी राज्य वाले घर में छुप गया, ताकि शांति से सामान का हिसाब कर सकूं। जब मैं नीचे उतरा तो घर में एक ठंडी सी खूबसूरत आकृति मौजूद थी। घर के आड़ू के पेड़ के नीचे काली पोशाक में छिंगबिन शुआ तलवार चला रही थी, वही फैनलिंग चौथी तलवार। ये देखकर मेरी आंखों में एक पल की राहत आई। कई दिन हुए छिन सीनियर सिस्टर की तलवार कला और बढ़ गई लगती है। तुम मुझे जानते हो? छिन सीनियर सिस्टर सच्चे शिष्य मशहूर ठंडी सुंदरी है। इस जगह कौन नहीं जानता। बिनशुए ने एक ठंडी सी आवाज निकाली, थोड़ी निराश सी लगी, फिर एक बर्फ के फूल वाला थैला फेंक दिया। ये तुम्हारे लिए रख लो। फिर बिनशुए मेरे जवाब का इंतजार किए बिना एक रोशनी की तरह उड़कर चली गई। हाथ में दवाई और गोलियां देखकर मेरे मन में मिले जुले भाव आए।
ये जो बर्फ की देवी कहलाती है, इसके अंदर तो एक छोटी सी फायदा देने वाली लड़की छुपी है। इस बड़े तोहफे को देखकर मैंने फौरन 1 महीने के लिए ध्यान में बैठने का फैसला किया। टॉप क्वालिटी आत्मा पत्थर और 5 खजाने वाली गोली की बारिश में मैं फाउंडेशन लेवल 30 स्तर पर पहुंच गया और फैनलिंग 5वीं तलवार भी समझ ली। मैं दवाई बनाने की कला सीखने संप्रदाय लौटने की सोच रहा था, तभी छिंगलियन तलवार संप्रदाय के तीसरे एल्डर के कमरे में लुओचन अपने खून से लथपथ भाई लुओशुंग को लेकर अंदर आया। साथ में एक पागल सा दिखता ब्लड इविल सेक्ट का कैदी भी था। तुम्हारा मतलब है हमारे सच्चे शिष्यों में ब्लड इविल सेक्ट का जासूस है गुरुजी? इसका मुंह बहुत सख्त है। शिष्य ने हर तरह की सख्ती की और इसका मुंह नहीं खुला। हाँ हाँ, मार दो मुझे, तुम लोग कभी उसे पकड़ नहीं पाओगे। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। अगर नहीं बताओगे तो मैं खुद आत्मा खोजने की कला से तुम्हारी याददाश्त में जाकर देख लूंगा। उस समय छिंगलियन तलवार संप्रदाय को नहीं पता था कि यचेन के खिलाफ एक साजिश पहले से ही फैल चुकी थी। वो ब्लड इविल सेक्ट का शिष्य असल में सिर्फ एक बलि का बकरा था। उसकी याददाश्त की गहराई में ब्लड इविल सेक्ट के मालिक बाइवुया ने झूठी याददाश्त डाल दी थी। उस याददाश्त में यचेन बाइवुया का सीधा शिष्य बन चुका था और वो मन का चांद वाली तलवार चाल भी ब्लड इविल सेक्ट की गुप्त कला बना दी गई थी। बस तीसरे एल्डर ने आत्मा खोजने की कला इस्तेमाल की तो यचेन का बचना नामुमकिन हो जाएगा। तो ये वो था। अब समझ आया। मैं सोच रहा था ये बच्चा इतनी गहरी तलवार कला कैसे बना सकता है। तो पीछे बायोविया जैसा बूढ़ा शैतान खड़ा है। गुरुजी, ये चेन इस इंसान की जड़ें बहुत गहरी हैं। अगर शिष्य ने इसे ना पकड़ा होता तो नतीजा बहुत बुरा होता। चलो मेरे साथ मुख्य चोटी के हॉल में चलो, इस जासूस को सबके सामने बेनकाब करना होगा। तीसरे एल्डर पागल कैदी को लेकर सीधे मुख्य चोटी पहुंचे। यहाँ तक कि घंटी बजाकर संप्रदाय प्रमुख ली छिंगछियो और बाकी सभी बड़े लोगों को इकट्ठा कर लिया। छिंगमिंग शुए भी लोगों के बीच मौजूद थी, हल्की भौहें सिकोड़कर इस तमाशे को देख रही थी। तीसरे एल्डर ने एक एक करके यचेन की हर शक भरी बात बताई, लिंगशी पहाड़ पर हुए हमले से अचानक गायब होने तक, फिर 3 महीने में फाउंडेशन लेवल पार करने और कमाल की कला सीखने तक। ये सब झूठे सबूतों के सामने यचेन के खिलाफ तीखे हथियार बन गए। तीसरे एल्डर, यचेन मेरा सच्चा शिष्य है। सच्चे शिष्य पर बेबुनियाद आरोप लगाना बड़ा अपराध है। तुम्हारे पास क्या ठोस सबूत है? संप्रदाय प्रमुख, इस ब्लड इविल सेक्ट शिष्य की याददाश्त ही पक्का सबूत है। बाइवुया ने खुद उसे तलवार कला सिखाई, फाउंडेशन लेवल तक पहुंचाने में मदद की, सब इसलिए कि वो हमारे संप्रदाय के मुख्य हिस्से में घुस सके। भाई अगर भरोसा नहीं है तो खुद आत्मा खोजने की कला से देख सकते हैं।